स्टडी का रनवे चैनल से मैं राहुल सर। स्टूडेंट ध्यान दें, दरअसल कोरोना वायरस के चलते देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा है, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसका हमें खेद है। दोस्तों, यदि जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर बनाए रखना कि दिन बुरा था जिंदगी नहीं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू, और जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले फ्रेंड, और इसका एक पार्ट नंबर 1 जिसे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से उसको देख लीजिए ताकि यह टॉपिक आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आए। एनिमल टिश्यू को पढ़ने से भी पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे, जिससे हमें यह टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाए। अब फ्रेंड, हम लोग इमेजिन करिए, हम लोग इतने से थे, धीरे धीरे हमारी लंबाई बढ़ती गई और हम इतने बड़े हो गए। आखिर ये कैसे हुआ, आइए मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं विभाजन करती हैं और इन्हीं विभाजन के फलस्वरूप हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। हमारा ही शरीर नहीं बल्कि दुनिया के सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है फ्रेंड। चाहे वह एक कोशिका से मिलकर बना हो, चाहे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय प्राणी हैं, क्योंकि जो है इनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है। और हम लोग, हमारे शरीर में जो इतना मांस आप देख रहे हैं फ्रेंड ना, इतने मांस में भी लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम क्या हुए, बहुकोशिकीय हुए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब फ्रेंड, बात आई है कोशिका की। अब ये कोशिका होता क्या है, आइए मैं क्लियरिफाई करता हूँ। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्या मैंने बताया फ्रेंड, कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एंड कार्यात्मक। अब फ्रेंड, संरचनात्मक मीन्स क्या होता है, मीन्स फ्रेंड जिससे किसी भी जीवधारी की संरचना बनी हो, मीन्स संरचनात्मक। और कार्यात्मक मीन्स जिसमें हमारी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, ये होता है कार्यात्मक। अब फ्रेंड, कोशिका आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोग ऊतक के बारे में जानेंगे फ्रेंड। ऊतक की बहुत ही छोटी परिभाषा है, आपको एक बार में याद हो जाएगी। आइए मैं बताता हूँ। द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं फ्रेंड। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी कोशिकाएं हो गई। तो जो कोशिकाओं का समूह हो गया, तो कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है फ्रेंड, ऊतक बनता है। ऊतक क्लियर हो गया फ्रेंड। और ऊतक से क्या बनता है, ऊतक से बनता है ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र, और ऊतक तंत्र क्या बनाता है, अंग तंत्र बनाता है। अंग तंत्र, और अंग तंत्र से किसी भी जीवधारी का शरीर बनता है। किसी भी जीवधारी का क्या बनता है, शरीर। अब फ्रेंड, हमें पढ़ना है ऊतक के बारे में। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, संरचना, कार्य सब समान हो, ऊतक कहलाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे औतिकी बोलते हैं। औतिकी, और इसे इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे औतिकी बोलते हैं, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी को ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो मार्सेलो मेलपिघी हैं, इन्हें ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और मायर, एक साइंटिस्ट का और नाम याद रखिएगा फ्रेंड, मायर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी नाम दिया था। 3 पॉइंट याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे औतिकी बोलते हैं। और इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी को ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है, और मायर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी नाम दिया था। अब फ्रेंड, ऊतक तो पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी कि जंतु ऊतक। अब फ्रेंड, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ, क्या अमीबा में ऊतक पाया जाता है, पैरामीशियम में ऊतक पाया जाता है? तो जी बिल्कुल नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। क्योंकि मैंने परिभाषा में बताया था, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। आइए बताते हैं इसके बारे में। एनिमल टिश्यू को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है उपकला ऊतक, और दूसरा भाग है संयोजी ऊतक, और तीसरा भाग है पेशीय ऊतक, और जो चौथा टाइप है वो है तंत्रिका ऊतक, यानी कि तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। अब फ्रेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं उपकला ऊतक के बारे में। और उपकला ऊतक के बारे में फ्रेंड एक वर्ड आप याद कर लो, इसका जो मुख्य कार्य होता है सुरक्षात्मक आवरण तैयार करना होता है। क्या इसका जो मुख्य कार्य है सुरक्षात्मक आवरण बनाना इसका मुख्य काम है। ये उपकला ऊतक हमारे शरीर के ज्यादातर खोखले भागों जैसे कि आहार नाल, मुख गुहा, श्वास नली, रुधिर वाहिनियां, इन जगहों पर पाया जाता है। और ठोस भागों में जैसे कि हमारी स्किन हो गया, त्वचा हो गया, हमारा जीभ हो गया, इन जगहों पर भी उपकला ऊतक पाया जाता है। और उपकला ऊतक को और 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है सरल उपकला, और दूसरा है संयुक्त उपकला। अब फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे सरल उपकला ऊतक के बारे में। अब सरल उपकला ऊतक क्या होता है? तो वह ऊतक जिनकी आधार कला की कोशिकाएं केवल एक ही स्तर की बनी होती हैं, उन्हें सरल उपकला ऊतक कहते हैं। जैसे कि नाम में ही है फ्रेंड सरल, यानी कि वह सरल है, केवल एक ही स्तर होता है। और जो संयुक्त उपकला ऊतक होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है। कौन सा ऊतक? संयुक्त उपकला ऊतक फ्रेंड। अब जो सरल उपकला है, इसको भी 3 और मुख्य भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है सल्की उपकला। फ्रेंड इसको आपको आसान तरीके से समझ आ जाए, इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ। अब फ्रेंड सल्की उपकला ऊतक का मैंने चित्र बना दिया है, आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप चित्र देख पा रहे हैं। तो सल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है। क्या मैंने बताया फ्रेंड? एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है। अच्छा, इसका नाम सल्की उपकला ऊतक क्यों पड़ा? क्योंकि ये चपटी और सल्की की तरह दिखने में लगती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया सल्की उपकला ऊतक। और फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट है, उसका नाम है घनाकार उपकला। क्या? घनाकार उपकला। अब फ्रेंड जैसा कि नाम में ही है कि इनकी आकृति घन जैसी होती है। कैसी होती है? घन जैसी होती है। और घनाकार उपकला ऊतक हमारे शरीर के उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां अवशोषण, उत्सर्जन और श्रावण की क्रियाएं संपन्न होती है। अब आप मुझे बताओ फ्रेंड, हमारे शरीर में अवशोषण की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को हमारी छोटी आंत विलाई के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि यह ऊतक हमारे छोटी आंत और उत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो वृक्क नलिकाओं, तो इन जगहों पर पाया जाता है। कौन सा ऊतक? घनाकार उपकला ऊतक। और तीसरा है फ्रेंड स्तंभाकार उपकला। अब स्तंभाकार उपकला क्या होता है? इनकी कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी होती हैं और एक दूसरे से सटी रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड पश्चमाभि उपकला। क्या है फ्रेंड? पश्चमाभि उपकला। अब ये क्या होता है फ्रेंड? जब स्तंभाकार उपकला ऊतक के पश्चमाभ अर्थात एपिथेलियम पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, तो वह होता है पश्चमाभि उपकला। अच्छा फ्रेंड, यह पाया कहाँ जाता है? तो यह हमारी नाकों में पाया जाता है, श्लेष्मा में पाया जाता है। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारे मिट्टी धूल के कण उस श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, बालों में चिपक जाते हैं, जिसे बोलते हैं पश्चमाभि उपकला ऊतक। वही म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है, नाक में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला क्या होता है फ्रेंड? ग्रंथिल उपकला
इनकी कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है। इनकी कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है जो हार्मोन्स, एंजाइम आदि का स्राव करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ऊतक है वो है संयोजी उपकला। अब संयोजी उपकला ऊतक में फ्रेंड एक वर्ड आप अच्छे से याद कर लो, इसका जो मुख्य कार्य है ना, परस्पर जोड़ने और बांधने का काम होता है। जोड़ने और बांधने का काम किसका होता है? संयोजी ऊतक का होता है। अब फ्रेंड संयोजी ऊतक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संवहनी, दूसरा है कंकाली और तीसरा है वास्तविक ऊतक। अब फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि संयोजी ऊतक का जो कार्य है ये होता है जोड़ने और बांधने का। अब फ्रेंड आप इसको चेक कर पा रहे हो, संवहनी ऊतक में फ्रेंड हम लोग को टोटली किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड के बारे में पढ़ना है, रुधिर के बारे में पढ़ना है। संवहनी ऊतक में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड ब्लड के बारे में पढ़ना है। ब्लड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो संवहनी ऊतक में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ बात आई है ब्लड की, तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ब्लड लाल रंग का, चिपचिपा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा, पूछता है कंपटीशन में बहुत ज्यादा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और ब्लड कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर में पाया जाता है। और फ्रेंड जो पुरुष होते हैं ना, उनमें ब्लड की मात्रा अधिक होती है और स्त्रियों में कम होती है। ब्लड को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया फ्रेंड। इसका पहला भाग है प्लाज्मा जो हल्का पीले रंग का होता है, और इसका जो दूसरा भाग है उनका नाम है रुधिर कणिकाएं। और फ्रेंड जो रुधिर कणिकाएं हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। फ्रेंड इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए लिंक को क्लिक करके देख लें जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लेकिन जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिन का होता है। कितना फ्रेंड? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। लेकिन जब कोई बच्चा भ्रूणी अवस्था में रहता है यानी कि माँ के गर्भ में रहता है, तो उस समय आरबीसी कहाँ बनता है? प्लीहा और यकृत में बनता है। और इसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वहाँ एकदम अच्छे से डिटेल में बताया गया फ्रेंड, लिंक आप क्लिक करके देख लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है कंकाली ऊतक। जैसे कि नाम से ही पता है फ्रेंड, कंकाली ऊतक, यहाँ बात हो रही हड्डियों की। यदि हड्डियों की बात आई है फ्रेंड, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कि कान में पाई जाती है, और हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। और एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब फ्रेंड जो हड्डियां होती हैं ना, इन हड्डियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है अस्थि और दूसरा भाग है उपास्थि। अब फ्रेंड अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है? अस्थि बोन यानी कि ऐसी हड्डियां जो मजबूत और कठोर होती हैं, जिनको हम मोड़ नहीं सकते हैं, वो अस्थि की श्रेणी में रखी गई हैं। और उपास्थि में ऐसी हड्डियों को रखा गया है जो ताप और दाब को सहन कर सकती है, जैसे कि हमारे वो कान में पाई जाने वाली हड्डियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। और नाक में भी थोड़ी बहुत इनकी मात्रा होती है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि हड्डी को हड्डी से कौन सी संरचना जोड़ती है, तो वह है लिगामेंट, स्नायु। मैं लिख दे रहा हूँ, लिगामेंट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। अब फ्रेंड हम लोग का जो है संयोजी ऊतक कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो मुख्य कार्य है जोड़ने और बांधने का होता है। अब जोड़ेगा कौन? ब्लड हमारे पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है यानी कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। हड्डी हमारे यहाँ से सर से लेकर पांव तक पाई जा रही हैं यानी कि ये भी जोड़ने का काम कर रही हैं। तो यानी कि जो संवहनी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, इसका मेन काम है कनेक्ट करना, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने और बांधने का काम ही होता है। नेक्स्ट ऊतक है पेशी उपकला ऊतक। जैसा कि नाम से ही पता है फ्रेंड,
पेशी उपकला, यानी कि बात हो रही है मांसपेशियों की। अब फ्रेंड, हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं और ये ऊतक जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है रेखित पेशियां, जिसे ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसी मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। जैसे हैंड को हम लोग मूव करा पा रहे हैं तो ऐच्छिक पेशियां हैं। और अरेखित पेशियां जो अनैच्छिक पेशियों के नाम से जानी जाती हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। जैसे हमारी मूत्रवाहिनियों की पेशियां, हृदय की पेशियां, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, यानी कि इस पे हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो ये होती हैं अरेखित पेशियां। और फ्रेंड, इन पेशियों का जो वर्क होता है गति से रिलेटेड होता है और ये हमारे शरीर में अवलंबन का कार्य करती हैं, यानी कि जिनके माध्यम से हम गति कर सकते हैं। ये जो मांसपेशियां है ना, ये सिकुड़ती हैं तब हमारे शरीर में गति होता है। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारी पेशियां हैं इनमें दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन, याद रखिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका ऊतक है यह वातावरण से सूचनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण करके हमें जो है प्रेरणा देने का काम करता है। अब यदि तंत्रिका ऊतक का चित्र बनाना हो तो ऐसे 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 कर लीजिए। ये है हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक, ये है हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक। अब फ्रेंड, ये है तंत्रिका ऊतक, यानी कि इमेजिन करिए, आप लोग प्रतिवर्ती क्रियाओं का नाम जरूर सुने होंगे, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अब इतना समझ आ गया, जैसे कि अभी हमारा साथी, मैं इधर देख रहा हूँ, अगर कोई पिन चुभो दे तो हम अपने हैंड को ऐसे खींच लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से संपन्न होती हैं। और ये संपन्न कौन करता है? तो ये करता है तंत्रिका ऊतक, यानी कि न्यूरॉन्स करते हैं। कभी सर्प को देखकर अचानक कूद जाना या जलने पे हम अपने हैंड को खींच लेते हैं। तो ये सारी की सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं से संपन्न होती हैं और इन्हें संपादित कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। यानी तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है और वातावरण में होने वाली सूचनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण करके हमें पहुंचाती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।